हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दी थी जिसके अंदर मैंने आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बताए थे। 20 क्वेश्चंस थे पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स में, जो कम से भी कम कवर करेगा 50 नंबर का आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में। आप सब लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर उन क्वेश्चंस के आंसर भी बता दीजिए। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो टारगेट कर रहे हैं 50 नंबर तक का। आउट ऑफ 80 आपके 50 नंबर आराम से आ जाएंगे। पास तो बहुत दूर की बात है, 50 नंबर क्लास आराम से ले आओगे। पास तो कुछ भी नहीं है, 26 पे पास होते हैं, 50 नंबर आराम से आएंगे। लेकिन इस वीडियो को पूरा कवर करना, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर उन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को अच्छे से डिटेल में कराया है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि 50 नंबर जो है ना वो आसान नहीं है, कोई बहुत क्लास इजी नहीं है कि 50 नंबर जो है आपको इजीली मिल जाए। तो अगर आप इसको कर लोगे ना तो 50 नंबर कहीं नहीं गए आपके, आराम से आप आउट ऑफ मतलब 80-50 मार्क्स लेके आ सकते हो। तो इतना जरूर कर लो, आपके 50 नंबर यहां पक्के हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो यहां आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको डायग्राम ऐसा बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है। ये हाउस होल्ड और फर्म है। हाउस होल्ड क्या देता है फर्म को? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और फर्म क्या करता है? फैक्टर पेमेंट, यानी कि इस लैंड पे रेंट देता है, लेबर को वेजेस सैलरी, कैपिटल पे इंटरेस्ट कैपिटल, और मालिक को मिलता है नॉर्मल प्रॉफिट। फिर हाउस होल्ड क्या करता है? गुड्स एंड फर्म क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज बना के हाउस होल्ड को बेचता है और हाउस होल्ड उसकी पेमेंट करता है। तो इसका मतलब हाउस होल्ड के पास इनकम कहां से आई थी? फर्म के पास, और वापस कहां चलेगी? फर्म के पास। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसको सिंपल भाषा में आपने एक्सप्लेन कर देना। मैंने ऑलरेडी देखो दे दिया है, ताकि आप लोग ना किसी और कंटेंट पे डिपेंड ही ना हो। आपको क्वेश्चन भी दे दिया, समझा भी दिया, और यही सेम लैंग्वेज में आपके आंसर्स लिखे हुए हैं। तो आप एक बार कोशिश करना कि इन सारे क्वेश्चंस को लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी वेलफेयर। जीडीपी का बढ़ना देश के वेलफेयर को शो करता है। तो देश की जब भी जीडीपी बढ़ेगी देश का वेलफेयर होगा। और किस जीडीपी की बात कर रहे हैं हम लोग? रियल जीडीपी की। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां पे जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन देश का वेलफेयर नहीं होता। 4 एक्सेप्शन है, शॉर्ट में आप याद करोगे BCDE, राइट। और ये सिंपल लैंग्वेज के नोट्स हैं, मैंने आप लोगों को दे दिए। आप इन्हीं को अपने एग्जामिनेशन में लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो बी फॉर क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। आज भी हमारी कंट्री में सामान के बदले सामान लिया दिया जाता है। आप लोगों ने भी कभी ना कभी सामान के बदले सामान खरीदा होगा। गांव में आज भी किसानों को अनाज ही दिया जाता है सैलरी के रूप में, खेती बाड़ी जब वो करते हैं। तो बार्टर सिस्टम को जीडीपी में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। तो जो देश की जीडीपी है वो सही है या गलत है वो हमें कैसे पता चलेगा? जबकि बार्टर सिस्टम तो वो है सामान के बदले सामान, सेल्स दिखी ही नहीं। जीडीपी में सेल्स आता है अमाउंट में, तो जीडीपी में रिकॉर्ड होता ही नहीं। पॉइंट ये। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, देश की जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन किन चीजों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है? आर्म्स, हथियार, गोला बारूद, जेट प्लेन, है ना, फाइटर जेट प्लेन, क्रेन्स, अब या फिर टैंकर। अब इन सब का प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो भैया देश की गरीबी भुखमरी कैसे मिटेगी? तो अगर आप डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो जीडीपी तो बढ़ेगा लेकिन वो देश का वेलफेयर शो नहीं करता। अगला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है उसका बेनिफिट कौन ले जा रहा है? अमीर लोग ले जा रहे हैं। पुअर आर स्टिल पुअर और हंगर। प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो हो रहा है वो लोग ले जा रहे हैं, उसका बेनिफिट अमीरों को मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा। तो ये भी क्लास कोई फायदे की बात नहीं है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पेपर में क्लास देखने को मिल सकता है, और वो है एक्सटर्नलिटीज। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जीडीपी में असर तो डालते हैं लेकिन हम लोग उसको जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं करते। लाइक जो एक ऐसी कंपनी जो पॉल्यूशन कर रही है, एयर पॉल्यूशन कर रही है, वाटर पॉल्यूशन कर रही है, नॉइज पॉल्यूशन कर रही है, तो यार उससे सबका नुकसान हो रहा है लेकिन जीडीपी में उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता बिकॉज क्लास किसी के ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लग रही। या कोई इंसान, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अब कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है, पार्क बनवा रहा है, गार्डन बनवा रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है जिससे सबका फायदा हो रहा है, लेकिन कोई उसके लिए पे नहीं कर रहा, उस फायदे को लेने के लिए फ्री ऑफ फंड में एंजॉय कर रहे हैं, तो भैया उस सिचुएशन में वो जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। ये देखो सेम लिखा हुआ है, एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू गुड और बैड इंपैक्ट ऑन एनी एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। एग्जांपल, positive externalities occurs when a beautiful garden is maintained by Mr. X, raise the welfare of Mr. Y, even Mr. Y is not paying for it, तो कहाँ से रिकॉर्ड होगा? There is no value addition in the estimation of GDP. Negative externalities occurs when smoke emitted by factories cause air pollution or the industrial waste is driven into rivers, cause water pollution. This cause a loss of social welfare but nobody is penalized for it. Impact of externalities is not accounted in the index of social welfare, so it can be over or underestimate of the level of welfare. तो भैया लेवल ऑफ वेलफेयर का हम जज नहीं कर सकते क्योंकि जीडीपी में गाड़ियां बन रही हैं, एसियां बन रहा है, एसी जो है बिक रहे हैं प्रोडक्शन हो के, जीडीपी में वो तो रिकॉर्ड होता है।
लेकिन एसी का बैड इंपैक्ट, गाड़ी से जो होने वाला पॉल्यूशन है वो जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, what is meant by money supply? Discuss in brief the M1 constituent of money supply. Money supply क्या होता है? Stock of money held by public at a particular point of time. और money supply कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई के अंदर इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म दोनों के पैसे को ऐड करते हैं। मनी सप्लाई के अंदर गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम के पैसे को ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि दे आर कॉल्ड सप्लायर ऑफ मनी। और M1 को मेजर करने के लिए होता है करेंसी प्लस डिपॉजिट। इन डिटेल आप कह सकते हो M1 इक्वल टू CC प्लस DD प्लस OD विद RBI। ध्यान रखना कि M1 के अंदर क्लास हम लोग गवर्नमेंट का जो पैसा है RBI के पास वो काउंट नहीं करते, कमर्शियल बैंकों का जो पैसा है RBI के पास वो काउंट नहीं करते। M1 को ट्रांजैक्शन मनी या नैरो मनी भी कहते हैं, और ये मोस्ट लिक्विड होता है, यानी कि M1 को इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब जो M1 है उसका फॉर्मूला है CC/DD/OD। CC मतलब करेंसी इन कैश, पेपर नोट और कॉइन्स। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट, और हमेशा हम लोग नेट डिमांड डिपॉजिट को लेते हैं। एक बैंक का पैसा जो दूसरे बैंक के पास होता है ना, उसको बोलते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट, हम उसको काउंट यहाँ पे नहीं करते। OD मतलब अदर डिपॉजिट विद RBI। इसके अंदर किस किस का पैसा लेते हैं? RBI के पास जो पैसा है फॉरेन गवर्नमेंट का और फॉरेन बैंक का। मैंने बोला था पहले भी लिख लिख के रिवीजन करना। पहले कैटेगरी फॉरेन गवर्नमेंट फॉरेन बैंक, दूसरा जो है IMF और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। तीसरा है नाबार्ड। इन तीनों का पैसा, फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, नाबार्ड का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का, इनका जो पैसा RBI के पास पड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदर डिपॉजिट विद RBI। तो M1 अगर आता है तो इस तरीके से आप लिखोगे। ये लाइन लिखनी नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए बताया था। 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश हुआ था नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सारे फंक्शंस बताना है। सेंट्रल बैंक के पेपर में सारे फंक्शंस तो नहीं पूछेगा आपसे, कोई भी एक दो फंक्शन पूछ सकता है, लेकिन हाँ आपको याद तो सारे करके जाने पड़ेंगे ना, बिकॉज कौन सा पूछेगा पता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इंपोर्टेंट की बात करोगे तो ये दो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। RBI नोट छापता है, करेंसी इश्यूइंग अथॉरिटी। ध्यान रखना, 1 रुपए का कॉइन और नोट कौन इश्यू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि गवर्नमेंट। RBI बैंकर्स टू गवर्नमेंट है। जो फैसिलिटी कमर्शियल बैंक से हम लेते हैं वही फैसिलिटी सरकार किससे लेता है? कमर्शियल बैंक से लेता। सरकार वो फैसिलिटी RBI से लेता है। तो सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। As a banker to the government, it manage the accounts of the government। और ये सरकार का एजेंट है, तो सरकार के बिहाफ में सिक्योरिटीज को खरीदता बेचता है, जिसको हम लोग ओपन मार्केट सिक्योरिटीज बोलते हैं। और ये रूल्स रेगुलेशन बनाता है सरकार के बिहाफ में। फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो सरकार को एडवाइस करता है टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक फाइनेंस एंड मॉनेटरी मैटर्स। RBI ऑल्सो ऑफर लोन टू द गवर्नमेंट। सरकार को लोन देता है सिक्योरिटीज को गिरवी रख के, और अगर सरकार का बजट घाटे में है तो ये नोट भी प्रिंट करता है सरकार की डायरेक्शन पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग। बैंकों का बैंक और सुपरवाइजरी बैंक है। सारे बैंकों का बैंक जो होता है वो होता है सेंट्रल बैंक। सुपरवाइजरी बैंक है, यानी सारे के सारे बैंकों पे नजर रखता है, कोई बैंक कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा, सारे रूल रेगुलेशन फॉलो तो कर रहे हैं, ओवर लैंडिंग तो नहीं कर रहे, CRSR मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सब चीज चेक करता है। क्योंकि आम जनता का पैसा पड़ा हुआ है भैया बैंक में, और बैंक में हम भरोसा RBI की वजह से करते हैं, तो बैंक क्या करता है? टाइम टाइम सेंट्रल बैंक इनको चेक करता रहता है, सुपरवाइज करता रहता है। लैंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट, जब कमर्शियल बैंक मुसीबत में होते हैं तो उनका आखिरी रास्ता क्या होता है? सेंट्रल बैंक। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सेंट्रल बैंक अपने पास क्या रखता है? फॉरेन करेंसी का भंडार रखता है। दो बैंकों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, कोई अमाउंट सेटलमेंट है, तो उसे कौन करता है? सेंट्रल बैंक। और अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, उसे कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक, जिसका फंक्शन का नाम है क्रेडिट कंट्रोल, राइट। अब जो क्रेडिट कंट्रोल है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करेंगे वो हमारे ADAS चैप्टर में डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे, वो सेम यहां पे रिपीट हो जाएगा, ठीक है, तो मैं अलग से नहीं करा रहा। अगला है मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। ध्यान रखना, कमर्शियल बैंक पैसों को कैसे क्रिएट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दो में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक कैसे पैसे को कई गुना बना देता है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। इसमें आपको लीगल रिजर्व रेशियो बनाना पड़ेगा। वी अज्यूम लीगल रिजर्व रेशियो या कैश रिजर्व रेशियो कितना है? 10% है। अब यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन, डिपॉजिट, लोन्स, यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट, राउंड 1, राउंड 2, अदर राउंड, और ये टोटल, ये आपको बनाना पड़ेगा एज इट इज। नंबर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखो। मैंने 1000 रुपए ले लिया है। अगर किसी ने 1000 रुपए जमा किए हैं तो बैंक उसका LRR मेंटेन करेगा 10%, यानी CRR 10% चला जाएगा। बाकी 900 रुपए का बैंक क्या करेगा? किसी को लोन दे देगा। फिर 900 रुपए राउंड 1 के अंदर क्या हो जाएगा? डिपॉजिट आ जाएगा। फिर 900 का 10%, 900 LRR मेंटेन होगा और 810 का लोन जाएगा। फिर 810 रुपए जिसको लोन दिया है वो इंसान किसी की पेमेंट कर देगा, और अल्टीमेटली किसी दूसरे के बैंक खाते में फिर से 810 रुपए आ गया। इसी 1000 से 900 का लोन दे दिया, इसी 1000 से 810 का, इसी 1000 से क्लास फिर 810 का 10% LRR मेंटेन हुआ, लोन चला गया 70
729 और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। लास्ट में ये 1000 रुपए की जो डिपॉजिट है ना वो 10,000 हो जाएगी और 10,000 का 10% हो गया 1000, लोन जाएगा 9,000 का। 1000 रुपए से बैंक ने 10,000 का डिपॉजिट बना लिया। ये 10 टाइम्स कैसे हुआ, इसके लिए एक फॉर्मूला है डिपॉजिट मल्टीप्लायर का, 1/LRR या 1/ कैश रिजर्व रेशियो, तो 1/LRR इंटू 100। ओके और क्योंकि 10% है तो ऊपर 100 चला जाएगा, विच इज 10 टाइम्स इंटू 100। आप फॉर्मूले भी लिख देना 1/LRR इंटू 100, ठीक है। तो 10 टाइम्स हो गया, तो 1000 रुपीज अगर जमा करोगे तो ये 10 टाइम्स कितना हो जाएगा 10,000 और ये होगा 1000 और उसका 90% कितना हो जाएगा 9,000। इसी बात को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना इन वर्ड्स में, वेरी इजी। कमर्शियल बैंक इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू मनी सप्लाई बाय क्रिएटिंग क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट। सपोज अ न्यू डिपॉजिट ऑफ 1000 रुपीज इज मेड बाय द डिपॉजिटर इन द बैंक। बैंक का लीगल रिजर्व रेशियो 10% है, तो बैंक विल कीप लीगल रिजर्व रेशियो 100 रुपीज एंड लेंड द बैलेंस मनी 900 टू द बोरोवर बाय क्रिएटिंग एज चेकेबल डिपॉजिट राउंड 1 में। फिर द बोरोवर विल यूज टू अमाउंट टू पे इट्स क्रेडिटर व्हिच अल्टीमेटली डिपॉजिट इनटू अनदर बैंक एंड बैंक्स कीप अगेन 90% which is 10% of 900 and lend remaining 810 and the process will continue till the class amount becomes 0 and total deposit is 10,000। फॉर्मूला आप लगा के एक्सप्लेन कर देना, टोटल डिपॉजिट 10,000। 1000 से बैंक क्या करता है 10,000 बना लेता है, इसी को कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। सेम इसी तरीके से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बिल्कुल उसी तरीके से है विद न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो देखो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डायग्राम है, आप अगर चाहो तो बना सकते हो, वर्किंग में डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है वैसे। एक्स और वाई, यहाँ हो गया एएस, ये हो गया एडी, एडी बढ़ेगा ऊपर की तरफ जाएगा, तो एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, ये AD1 है, AD डैश है, C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की वजह से एडिशनल इनकम जनरेट होता है, तो इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से इनकम कितना बढ़ेगा, इसी चीज को मेजर किससे करते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से। वर्किंग काम कैसे करता है, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग खर्च ज्यादा करेंगे, उनका खर्चा किसी और की इनकम बनेगी, फिर वो कमाएंगे, वो खर्चा करेंगे, उनका खर्चा किसी और की इनकम बनेगी, और ये प्रोसेस पूरी इकोनॉमी में चलता रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट के 1 गुना बढ़ने से इनकम देखो कई गुना बढ़ रहा है, इसी चीज को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। राउंड 1 में इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़, मान लो 100 करोड़ रुपए से आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, तो इनकम भी कितनी बढ़ जाएगी 100 करोड़ रुपए से। इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बढ़ेगा तो इनकम भी 100 करोड़ से बढ़ेगी। अब अगर इनकम 100 करोड़ से बढ़ी तो लोग सारा तो खर्च नहीं करेंगे, अब इसमें आपको अज्यूम करना पड़ेगा, आई अज्यूम की एमपीसी 80% है यानी 0.8, तो 100 का 80% आप खर्च करते हो 80 रुपीज, तो 80 रुपीज आपने जो खर्चा किया वो दूसरे राउंड में किसी और की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। फिर जिसकी इनकम बनी उसने उसका 80% खर्च कर दिया, क्योंकि हर कोई कितना खर्च कर रहा है 80%। हम ये मान रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी में हर इंसान कितना पैसा खर्च करता है 80%। फिर 64 यहां आ गया, फिर उसके 80% खर्च कर दिया 51.20। अब लास्ट में देखेंगे इंक्रीज इन इनकम कितना हो गया 500 हो गया, और इंक्रीज इन कंजप्शन कितना हो गया आपका 400। अब हमेशा ध्यान रखना कि ये 500 हुआ कैसे, ये 256 आया कैसे, बताओ जरा। यहां पे फॉर्मूला लगाया है के का, और के का फॉर्मूला क्या होता है 1/MPS। अगर एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस 0.2 होगा, तो के क्या आ जाएगा आपका 5 टाइम्स। ध्यान रखना ये सिंगल वीडियो 50 मार्क्स तक का है, ध्यान समझना। 5 गुना, तो 100 का 5 गुना कितना हो गया 500, उसका 80% कितना हो गया 400। अगर चेंज इन एस बनाते हो तो बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। 100 में से 80 जाएगा, यहाँ 20 आएगा चेंज इन एस, यहाँ 16 आएगा चेंज इन एस, यहाँ से माइनस करके आप चेंज इन एस लिख दोगे। अब ये 500 आ गया, उसमें से सारा घटाओ आ गया 256, ये 400 है, इसमें से ये 3 घटाओ आ गया 2.20 4.80। तो यही है पूरा का पूरा वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो ये पूरा का पूरा। बाकी एक्स एंटी सेविंग क्या होता है, देखो एंटी वर्ड जो होता है ना वो हमेशा प्लान के लिए वर्ड यूज होता है। एक्स एंटी सेविंग एक्स प्लान सेविंग, यानी कि प्लान सेविंग्स। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्टमेंट। एक्सपोस्ट जो होता है वो होता है एक्चुअल, तो एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। एक्सपोस्ट सेविंग एक्चुअल सेविंग्स इन द इकोनॉमी। देखो ये के का फॉर्मूला लगा दिया आपने, 5 टाइम्स आपने इजीली निकाल लिया, ठीक है। 5 गुना हो जाएगा, 100 का 5 गुना 500। अच्छा एडीएस अप्रोच में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगा तो क्या होगा, और ऐसा ही अप्रोच, सॉरी एडीएस में नहीं, एस आई के बराबर है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। बट व्हाट हैपेंस इफ एस इज ग्रेटर देन आई। ध्यान समझना, इसका आंसर पढ़ के जरूर जाना पेपर में, क्योंकि आप आंसर को लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, ओरली खड़े होकर बताना नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था कि एसपीसी से आप पे 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट आ चुके हैं, उनको लिख के प्रैक्टिस करो। अभी लिखने की प्रैक्टिस आज कर लो अच्छे से, समय है अभी भी। लास्ट मोमेंट तक बच्चे प्रिपेयर करते तो हिम्मत मत हारना बिल्कुल भी कि सर अभी समय नहीं है, बहुत समय है, पूरी रात अपने पास पड़ी है। पढ़ो अच्छे से रात को 5-6 घंटे, 5-6 घंटे की नींद लो, और फिर सुबह अच्छे से मेरे साथ लाइव रिवीजन करो और देन जाना आप।
तो व्हाट हैपेंस इज एस इज ग्रेटर देन आई। अगर लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं तो भैया प्रोडक्शन जो है वो आपको कम करना पड़ेगा। और व्हाट हैपेंस इफ एस इज इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग्स कम है, व्हाट हैपेंस इफ इन्वेस्टमेंट इज मोर एंड सेविंग इज लेस। अब इस सिचुएशन लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं तो जो है आप प्रोडक्शन को क्या करोगे, बढ़ा दोगे। यहां प्रोडक्शन कम, यहां प्रोडक्शन ज्यादा। अच्छा आंसर लिखो कैसे, इट इंप्लाइज दैट व्हेन प्लान सेविंग इज ग्रेटर देन प्लान इन्वेस्टमेंट, है ना, इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अकॉर्डिंगली ओवरऑल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी रिमेन लोअर। तो साल भर में जो खर्चा होना चाहिए वो लोअर है। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बाय द प्लान आउटपुट, हमने जो सोचा था वो ज्यादा था, लोग खर्च नहीं कर रहे। सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड, कुछ माल नहीं बिकेगा तो प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ेगा, अनडिजायर्ड स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। टू क्लियर द अनवांटेड स्टॉक द प्रोड्यूसर वुड नाउ प्लान फॉर लेसर आउटपुट। तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा तब तक जब तक कि एस आई के बराबर ना हो जाए, और यहां पे प्रोडक्शन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तब तक जब तक एस आई के बराबर ना हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, बी रेडी। इन्फ्लेशनरी गैप किसे कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप किसे कहते हैं, एक्सिस डिमांड में आता है इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सिस डिमांड वो सिचुएशन जहां एडीएस से ज्यादा है, तो ये हो गया डायग्राम, ये हो गया एडीएस बनता है 45 डिग्री से, पॉइंट इक्विलिब्रियम। ऊपर की तरफ जाएगा तो नया एडी बनेगा सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, एडी था सी प्लस आई, यहाँ पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, और नया पॉइंट जो बन गया ये बन गया, तो इसको बोलते हैं बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और ये जो दोनों एडी के बीच का गैप है इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, और पहले जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये समझ आ गया इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, एडी वन माइनस एडी। अब डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, वही एडी जब नीचे की तरफ आएगा, आपने एडी को ऊपर लिया था सी प्लस आई, अब ये नीचे आ जाएगा तो सी प्लस आई माइनस डेल्टा आई, ठीक करना क्लास इसको, ये माइनस है, सी प्लस आई माइनस डेल्टा आई, नीचे की तरफ आ गया ना तो माइनस डेल्टा आई, और अब ये दोनों बीच एडी के बीच का जो गैप होगा उसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, और जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, आउटपुट यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आएगा, यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम आएगा, और ये डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप का डायग्राम हो गया। अब इसे कंट्रोल करने के लिए दो मेजर्स है, सेम आपका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, सेम ये चीज आपके बैंकिंग के अंदर भी सेम चीज थी, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की अगर मैं बात करूं ना तो फिस्कल पॉलिसी में दो चीजें हैं, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग और टैक्सेशन पॉलिसी। ध्यान से समझना, अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड है या इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स रेट को बढ़ा देगी। जैसे ही टैक्स रेट बढ़ेगा सामान महंगा हो जाएगा, लोग डिमांड कम करेंगे, और सरकार साथ में अपने जो एक्सपेंडिचर है वो कम कर देती है। सरकार अपने खर्चे कम कर देगी ना तो लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा, लोग डिमांड भी कम करेंगे। एक्सिस डिमांड इज द प्रॉब्लम ऑफ मोर डिमांड एंड लेस सप्लाई। डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो हमें लोगों की डिमांड को कम करना है, तो कैसे कम करेंगे, टैक्स रेट को बढ़ा के या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करके। कंट्री में अगर डेफिशिएंट डिमांड है यानी कि डेफिशिएंट डिमांड है तो सरकार क्या करेगी, जरा मुझे बताओ, टैक्स रेट को कम कर देगी। जैसे ही टैक्स रेट कम हो जाएगा सामान सस्ता हो जाएगा, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, या फिर सरकार अपने एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, बढ़ा देगी। सरकार का खर्चा, लोगों की इनकम बनेगी, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट है आपका मॉनेटरी मेजर्स, इसके अंदर दो चीजें पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ध्यान से समझना, बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेता है। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट को बढ़ा देगा, जैसी बैंक रेट बढ़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, लोग लोन कम लेंगे और डिमांड कम करेंगे। डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंक रेट या रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं इसको कम कर देगा। जैसे बैंक रेट कम होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, लोग लोन ज्यादा लेंगे, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, एक्सिस डिमांड है तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन में कम कर दिया जाता है, या एक्सिस डिमांड में बढ़ा दिया जाता है, डेफिसिट डिमांड में कम कर दिया जाता है। सीआरआर इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई को देता है वो सीआरआर है, जो अपने पास रखता है वो एसएलआर है, दोनों को मिला के एलआरआर कहा जाता है। अगर ये रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो बैंक की लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, और ये घटेगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म, रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म। ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन में सिक्योरिटीज को सेल किया जाएगा और डिफ्लेशन के अंदर सिक्योरिटीज को परचेज किया जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब एक्सिस डिमांड, डिफ्लेशन मतलब डेफिसिट डिमांड। रिवर्स रेपो रेट को एक्सिस डिमांड केस में बढ़ा दिया जाएगा। जैसे रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा ना तो कमर्शियल बैंक जो है ना वो ज्यादा पैसा आरबीआई के पास देंगे ताकि अच्छा खासा ब्याज उनको मिले, और जनता को कम देंगे तो लोग डिमांड कम करेंगे, उनको पैसा ही नहीं मिलेगा। और अगर कंट्री में डेफिसिट डिमांड है तो आरबीआई जानबूझ के रिवर्स रेपो रेट कम कर देता है, कहता है हम आपको ब्याज नहीं देंगे, आप जनता को उधार दो, उनसे ब्याज लो, तो जनता को उधार मिलता है, वो डिमांड ज्यादा करते हैं।
मार्जिनल रिक्वायरमेंट, अगर मेरे पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है, बैंक मुझे 6 लाख का लोन देता है, तो 4 लाख का मार्जिन बन गया। तो अगर ये मार्जिन बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, मुझे पैसा कम मिलेगा, मैं डिमांड कम करूंगा। मार्जिन कम करेंगे तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा, मैं डिमांड ज्यादा करूंगा। तो ये पूरा का पूरा मॉनेटरी मेजर्स है। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिस्कल मेजर और मॉनेटरी मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। मैंने आपको ऑलरेडी देखो लिख के दे दिया है सारी चीजें, ताकि आप इनको एटलीस्ट एक बार पेपर से जाने से पहले रीड जरूर करके जाना। ठीक है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट पढ़ के जरूर जाना। अब आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर पे। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी किसे कहते हैं और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा एक्सपोर्ट पे इंपोर्ट पे। ये एक सवाल नहीं है, देखा जाए तो ये 4 अलग अलग सवाल है छोटे छोटे। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाना। $1 पहले 70 रुपए का था, आज $1 80 रुपए का है। इसका मतलब हमारी करेंसी कमजोर हो गई। पहले मुझे $1 का सामान खरीदने के लिए 70 रुपए देने पड़ते थे, आज सेम डॉलर का सामान खरीदने के लिए 80 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो मैं बाहर से सामान जो है वो कम खरीद पाऊंगा, तो मैं जो इंपोर्ट है वो कम कर पाऊंगा। लेकिन बाहर वाले आते थे, अमेरिका वाले 70 का शॉपिंग करते थे पहले, आज सेम डॉलर लेके आते हैं, 80 रुपए की शॉपिंग करके ले जाते हैं। तो जो एक्सपोर्ट है वो हमारा बढ़ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को हम लोग एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी कहते हैं। बात बराबर है, हमारी कमजोर होगी, उनकी ताकतवर होगी करेंसी, तो उस सिचुएशन में एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट घटेगा। अच्छा, अब ये डेप्रिसिएशन का रीजन क्या है, क्यों डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होता है? क्योंकि हम फॉरेन करेंसी, क्योंकि क्लास यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होता क्यों है? क्योंकि हम फॉरेन करेंसी की ज्यादा डिमांड करते हैं। देखो ना, हम ज्यादा डिमांड कर रहे हैं डॉलर की, जिसकी वजह से डायग्राम राइटवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है। और जैसे ये डिमांड बढ़ेगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, नया डिमांड सप्लाई को यहां कट करेगा। तो आप देखोगे एक्सचेंज रेट पहले से बढ़ गया, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। या सप्लाई कम, तो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, आप सप्लाई कम कर रहे हो, सप्लाई कर पीछे गया और डिमांड को यहां कट किया, तो नया पॉइंट क्या हो गया, ऊपर की तरफ बना। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, बता दिया, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। $1 पहले जो था वो 80 रुपए का था, आज वो 70 रुपए का हो गया है। तो मुझे पहले 80 रुपए खर्च करने पड़ते थे, $1 का सामान खरीदने के लिए 70 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो भैया मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट कम होगा हमारा और इंपोर्ट बढ़ जाएगा। क्यों, मैं ज्यादा सामान खरीद सकता हूं बाहर से, अब तो इंपोर्ट्स बढ़ेगा और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों भाई, मुझे 80 रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब 70 खर्च करने पड़ रहे हैं, तो भाई मैं तो ज्यादा खरीदूंगा, मेरे को सस्ता पड़ रहा है। बट अमेरिका वालों के लिए सोचो ना, वो $1 लेके आते थे, 80 की शॉपिंग करते थे, अब वो सिर्फ 70 की शॉपिंग कर पाएंगे। तो उनके लिए इंडिया से चीजें खरीदना महंगा पड़ गया, वो कम खरीदेंगे सामान, तो वो उनका सामान खरीदना ही तो हमारे लिए क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और इंपोर्ट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है रीजन बिहाइंड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसकी रीजन क्या क्या है एप्रिसिएशन के? सप्लाई का बढ़ना। देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है जहां डिमांड सप्लाई बराबर है, जैसी सप्लाई बढ़ेगा एक्सचेंज रेट कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा। नया डिमांड, नई सप्लाई डिमांड को यहां कट करेगा और देखो एक्सचेंज रेट नीचे आ गया, पहले 80 था, अब क्या हो गया 70। और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज तो पता ही है ना आपको, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम, अगर ये आ जाए तो आप रेडी रहना इसके लिए भी। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इधर आता है, यहां आता है डिमांड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर डिमांड कम हो गया, किसी भी चीज की डिमांड कम करोगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने मुझे कॉल करके पर्सनली बोला था कि सर ये वाला पॉइंट अच्छे से समझा दो, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो किसी भी चीज की जब हम डिमांड कम करते हैं ना, किसी भी चीज की डिमांड कम करेंगे वो सामान सस्ता हो जाएगा अपने आप मत खरीदो ना, दुकानदार सस्ता बेचेगा। तो डिमांड देखो पीछे हो गई, डिमांड जैसे ही पीछे हुआ, मैं आपको फिर से एक बार अच्छे से समझा देता हूं। डिमांड जैसे ही पीछे होगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, जहां डिमांड सप्लाई देखो बराबर है, आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। और जैसे ही डिमांड पीछे करोगे, डिमांड कम हो गया, तो नया डिमांड ये सप्लाई को यहां कट कर रहा है, देखो एक्सचेंज रेट 80 से क्या हो गया 70 हो गया। इसी चीज को बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई, पहले मुझे 80 देना पड़ता, अब सिर्फ 70 रुपए में काम बन जाता है, तो इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एक्सपोर्ट या नेशनल इनकम क्या होगा, कम होगा, और इंपोर्ट्स क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सपोर्ट का लिंक सीधा किससे करना, नेशनल इनकम से। तीन कंपोनेंट बताने, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ये करंट अकाउंट के 3 कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ध्यान रखना, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जितने भी एक्सपोर्ट होंगे वो प्लस या क्रेडिट आइटम्स होंगे, जितने भी इंपोर्ट होंगे वो माइनस या डेबिट आइटम होंगे। एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी आता है इसलिए प्लस आइटम, इंपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी जाता है इसलिए माइनस आइटम। दूसरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, हमने एक्सपोर्ट किया सर्विसेज का, प्लस आइटम करेंसी आएगा, इंपोर्ट किया तो माइनस आइटम करेंसी जाएगा।
जाएगा। माइनस को डेबिट आइटम, प्लस को क्रेडिट आइटम बोलते हैं। सर्विसेज दो तरह की होती है, इंसान काम करता है तो फैक्टर सर्विसेज, मशीनों से पैसा कमा रहे हो तो नॉन फैक्टर सर्विसेज। अगला है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, मिलता है तो प्लस आइटम, हम उनको देते हैं तो क्या होता है आपका माइनस आइटम। कैपिटल और तीनों के बैलेंस को जोड़ोगे ना तो करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा। कैपिटल अकाउंट के अंदर तीन चीजें आती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ध्यान समझना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है दो टाइप की होती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम किसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस एसेट पे हमारा कंट्रोल है, उसको बोलते हैं एफडीआई। लेकिन अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। अगर क्लास इन्वेस्टमेंट किया एनआरआई ने इन इंडिया, बाहर वालों ने इंडिया में इन्वेस्ट किया तो प्लस या क्रेडिट आइटम, क्योंकि उससे फॉरेन करेंसी आएगा। और इन्वेस्टमेंट बाय रेजिडेंट्स इन अब्रॉड, और हम लोगों ने अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, एबीआर अब्रॉड में, तो वो माइनस या फिर डेबिट आइटम है। लोन टेकन, लोन हमने लिया है तो प्लस आइटम, लोन अगर दिया है तो माइनस आइटम। प्लस का मतलब क्रेडिट, माइनस का मतलब डेबिट। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ध्यान समझना, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो माइनस आइटम है, और विड्रॉन फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो प्लस आइटम है, ठीक है। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज से पैसा निकालते हो ना, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज से पैसा निकाल रहे हो, ठीक है, विड्रॉ कर रहे हो, तो प्लस आइटम, पैसा आ रहा है आपके पास, जमा कर रहे हो तो पैसा जा रहा है, उसको बोलते हैं माइनस आइटम, ठीक है। और इन तीनों के बैलेंस को अगर आप ऐड करोगे, देखो ये रहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो टाइप का, ये बोरिंग, चाहे कोई भी बोरिंग, आईएमएफ से लो चाहे वर्ल्ड बैंक से लो, और या फिर किसी सरकार से लो, अदर गवर्नमेंट से लो, और लास्ट है ऑफिशियल रिजर्व। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा, हमारे पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा इन तीनों को ऐड करके। बताओ यहां तक सब कुछ समझ आ गया अच्छे से? देखो बेटा, ये 3 से 4 बार और करा चुका हूं पहले मैं आपको। सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर आज एग्जाम है, कल हमारा एग्जाम है, आप ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की करा दो वीडियो, तो मैं आपको एक एक करके फिर से चीजें बता रहा हूं। कम से कम इस वीडियो को एंड तक देखना। जब मैं खड़े होकर क्लास 1 से 1.5 घंटा तुम्हारे खड़े होकर काम कर सकता हूँ, पीपीटी बना सकता हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो यार आपको भी काम करना पड़ेगा, आप ही के लिए करना पड़ेगा। कल ही पेपर है, टाइम अब नहीं है, कल इस टाइम तक खुशी खुशी घर पहुंचना चाहते हो तो देखो यार पढ़ाई करनी पड़ेगी। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, आपको डिफरेंशिएट करना है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, ठीक है। यहां से क्लास क्वेश्चन कम से कम एक क्वेश्चन तो इन 4 से आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी वो जीडीपी है जो मेजर किया जाता है बेस और कांस्टेंट ईयर प्राइस पे, जबकि अगर जीडीपी को मेजर किया जा रहा है करंट ईयर प्राइस पे, उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। रियल जीडीपी को इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी बोलते हैं, जबकि नॉमिनल जीडीपी को बोलते हैं जीडीपी विदाउट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। अगर मैं रियल जीडीपी की बात करूं, ये ट्रू इंडिकेटर है इकोनॉमिक वेलफेयर का, जबकि नॉमिनल जीडीपी ट्रू इंडिकेटर नहीं है। अगर फॉर्मूला देखो रियल जीडीपी का, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, और अगर करंट ईयर और बेस ईयर प्राइस दिया हुआ है तो करंट ईयर प्राइस को ही क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100 क्या आएगा? रियल जीडीपी। प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, ये प्राइस इंडेक्स से जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है। रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट का डिफरेंस, रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है जिससे सरकार की कोई भी एसेट्स ना कम होती है ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है, फ्री फंड का पैसा है, लेकिन इससे कोई ना कोई एसेट जो है वो कम होगा, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगा। रेवेन्यू रिसीट बार बार होता है, रेकरिंग नेचर का है। कैपिटल रिसीट जो होता है वो नॉन रेकरिंग नेचर का है, बार बार नहीं होता। रेवेन्यू रिसीट जो वो नॉन डेट क्रिएटिंग है, कर्जा नहीं बनता, और जो कैपिटल रिसीट्स है लाइक बोरोइंग्स वो डेट क्रिएटिंग है, उससे कर्जा बन जाता है। रेवेन्यू रिसीट के अंदर टैक्स रिसीट, फीस, फाइन, पेनल्टी, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आती हैं, जबकि कैपिटल रिसीट के अंदर रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड बोरोइंग्स आता है। ओके, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या है? दीज आर दोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर व्हिच डू नॉट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एनी एसेट, ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रहा है ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं क्लास? जिससे कोई ना कोई सरकार की एसेट्स क्रिएट होगी, नहीं तो सरकार की कोई ना कोई लायबिलिटी कम होगी। ये रेकरिंग है, ये नॉन रेकरिंग है, ये सरकार देश को चलाने के लिए करती है, ये एसेट्स को क्रिएट करने के लिए करती है, लोन को रीपे करने के लिए। इंटरेस्ट, सब्सिडी, एक्सपेंस ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, डोनेशन, पेंशन, ये सारी चीजें ना डेली एक्सपेंसेस है, कोई एसेट सरकार की नहीं बनती, कोई लायबिलिटी कम नहीं होती, दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जबकि आपने मशीन खरीदा, घर बनाया, हॉस्पिटल, लोन की रीपेमेंट करी, सुपर कंप्यूटर खरीदा, जहाज खरीदा, वो सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिफेंस सर्विसेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डिफेंस इक्विपमेंट जो है ना, डिफेंस की जो इक्विपमेंट खरीदते हो ना, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसके ऊपर टैक्स लगाया वही पे करेगा, इनकम अर्नर्स ही पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जो सेलर क्लास चार्ज करता है ग्राहक से। डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर क्लास बर्डन है वही इंसान टैक्स जमा करेगा, यहाँ पे जिसके ऊपर बर्डन है वो इंसान जमा नहीं करता, कस्टमर से जो लिया जाता है। फिर जमा कौन करता है? बर्डन कस्टमर के ऊपर डाल दिया, जमा कौन करता है? सेलर करता है कस्टमर के बिहाफ में। डायरेक्ट टैक्स इनकम के साथ साथ बढ़ता चला जाता है, प्रोग्रेसिव। इंडायरेक्ट टैक्स सबके लिए सेम होता है, गरीब अमीर हो सबके लिए इंडायरेक्ट टैक्स सेम है। यहाँ पे चोरी पॉसिबल है, इंडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी में चोरी पॉसिबल बहुत मुश्किल है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है क्योंकि आपकी इनकम कम कर देता है। इंडायरेक्ट टैक्स में सेल्स की वैल्यू पे ऐड हो जाता है टैक्स, तो ये महंगाई बन जाती है, इन्फ्लेशन को क्रिएट करता है। डायरेक्ट टैक्स का बोझ आप किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, कांट शिफ्टेबल, जबकि इंडायरेक्ट टैक्स का बोझ ग्राहक के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, दीज आर डायरेक्ट टैक्स, वेयर जीएसटी और कस्टम ड्यूटी बेसिकली क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। What are the main reason of stagnation in agriculture? अब हम इंडियन इको पे आ गए हैं, ध्यान समझना। एग्रीकल्चर का जो स्टैग्नेशन हुआ है और फॉरेन ट्रेड, इन दोनों का क्लास आपको मेन रीजन बताना है। एग्रीकल्चर के स्टैग्नेशन में क्लास आपके पास 4 पॉइंट है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, जहां पे अंग्रेजों ने जमींदार से बोला जितना ज्यादा मारपीट के काम कराना हो कराओ किसानों से, हमें टाइम पे लगान पे करते रहो, किसान के साथ जितना शोषण करना है करो, हमें हमारे टैक्सेस को आपने टाइम पे कर देना है। दिस इज कॉल्ड लैंड सेटलमेंट सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। इससे अंग्रेजों ने किसानों की हालत बिल्कुल खराब कर दी, बहुत शोषण किया किसानों के साथ। तो कहां से वो अच्छी खेतीबाड़ी कर पाएंगे और कहां से एग्रीकल्चर जो है वो ग्रो करेगा? एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया, यानी इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला कि अगर आप फूड क्रॉप उगाते हो तो आपको मारेंगे पीटेंगे, पैसे नहीं देंगे। अगर आप कैश क्रॉप उगाओ तो आपको अच्छे खासे पैसे देंगे। कॉटन, सिल्क, इंडिगो, जूट, इन चीजों को क्लास उगाने के लिए, क्योंकि ये चीजें उनकी कंट्री में एज ए रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में यूज हो रहा था, तो इनकी पैदावार को बढ़ा दी गई। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जमीन ज्यादा होने के बावजूद भी कीड़े मकोड़े लग जाते थे फसल को, कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्रॉपर क्लास फर्टिलाइजर हमारे पास नहीं था, ना ही कोई प्रॉपर सिंचाई की व्यवस्था थी, बारिश पर डिपेंड थे, जिसकी वजह से जमीन ज्यादा होने के बावजूद भी आउटपुट हमारे पास बहुत कम था और किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया एग्रीकल्चर ग्रो करने के लिए। स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, दीज 4 पॉइंट्स आर द रीजन फॉर एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉरेन ट्रेड की बात करें, स्विस कनाल बन गया 1959 में, शुरू हुआ 1969 में बनके तैयार हो गया। उसके बाद अंग्रेजों ने क्लास दबा के माल जो है इंडिया से बहाया अपने देश में और वहां से जाके माल अपने वहां से फिनिश गुड्स बना के वापस इंडिया में बेच दिया। पहले उनका रूट बहुत लंबा था, रूट छोटा हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने क्लास बहुत ज्यादा इंडिया से माल ढोया। इंडिया बन गया था प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एक्सपोर्टर बन गया था प्राइमरी प्रोडक्ट का, और इंपोर्टर बन गया था इंडिया क्या? फिनिश गुड्स का। हम एक्सपोर्ट कर रहे थे प्राइमरी प्रोडक्ट का और हम इंपोर्ट किसका कर रहे थे? फिनिश गुड्स का। तो ध्यान रखना, ब्रिटेन जो है वो मोनोपोली कंट्रोल कर रहा था हमारे फॉरेन ट्रेड पे, ड्यू टू विच स्विस कनाल कब बना था? 1869 में तैयार हुआ, बनके इजिप्ट की सरकार ने बनाया, जो इंडिया से ब्रिटेन का रास्ता जो है छोटा कर देता था। इंडिया से ब्रिटेन को लगभग 50% ट्रेड हो रहा था, बाकी श्रीलंका, ईरान, चाइना को हो रहा था। ईरान का दूसरा नाम पर्सिया है, श्रीलंका का है क्लास सिलोन। स्विस कनाल जो है डायरेक्ट ट्रेड रूट देता था शिप को यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट एंड पोर्ट लोकेटेड इन साउथ एशिया। ध्यान रखना सर, इतना सारा एक्सपोर्ट कर रहे थे तो बहुत सारा सरप्लस आया होगा, तो बहुत सारा डॉलर आया होगा, पाउंड आया होगा, बहुत सारा, है ना, बाहर कंट्री से बिल्कुल आया था। लेकिन उस पैसे को इन्होंने क्या किया? वर्ल्ड वॉर 2 में खर्च किया, इनविजिबल आइटम को इंपोर्ट करने में लगा दिया, और जो कॉलोनियल स्टाफ थे ना उनकी पेमेंट करने में इस पैसे को इन्होंने क्या किया? लगा दिया। व्हाट आर द इंडिकेटर ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करें तो डेमोग्राफिक कंडीशन इंडिया की ना अच्छी नहीं थी। 1921 को कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जो इंडिया सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर गया, जहां बर्थ रेट बढ़ गया बट डेथ रेट घट गया। 1921 को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। जनगणना के लिए 10 साल में सेंसस लॉन्च किया गया, पहला सेंसस आया था 1881 में। अगर मैं डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करूं तो बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई था। हजार लोगों में से कितने लोग पैदा होते हैं, दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट, और कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डेथ रेट। 48 और 40 था, बर्थ रेट 48, डेथ रेट 40 पर 1000। लिटरेसी रेट बहुत कम था, 16%, महिलाओं की तो और कम था, 7%। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी ना होने की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बस 32 ईयर्स था। छोटे बच्चे जिनकी एज 1 साल से कम है, 1000 में से 218 बच्चों की उस टाइम पे ड्यू टू क्लास टीकाकरण ना होने की वजह से, मेडिकल फैसिलिटी ना मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी। Discuss the role of small scale industry in the generation of employment and why they need to protect from their growth। देखो यार, 1955 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कार्वे कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिनमें इन्वेस्टमेंट 5 लाख से कम की लगती थी। ये डेटा 1950 का है, आज डेटा 10 करोड़ का है। अगर 10 करोड़ से कम में आप काम कर रहे हो तो आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही कहते हैं, और जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लेबरों से काम कराया जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को टफ कंपटीशन देती हैं। तो सरकार ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे, लाइक टिश्यू पेपर हो गया, चॉकलेट, टॉयज
टॉयज हो गया, है ना, कढ़ाई कढ़ाई बुनाई वाला काम हो गया, ये सारी चीजें सरकार ने रिजर्व कर दिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कि बड़ी कंपनी आप नहीं बना सकते, इस काम को तो यही लोग करेंगे, ताकि कोई आप उनको टफ कंपटीशन ना दो। आपके पास तो पैसा है, आप तो घाटा झेलोगे, उनको टफ कंपटीशन देके उनका बिजनेस बंद करा दोगे, तो वो चीज ना करो, सरकार इनको प्रोटेक्ट करती थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रोजगार दे रही थी आसपास के लोगों को, एक्सपोर्ट कर रही थी, 40 to 45% एक्सपोर्ट जो हो रहा था वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरफ से हो रहा था बाहर, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आसपास के लोगों को रोजगार देकर उनका भला कर रही थी। तो कई एक बड़ी इंडस्ट्री से कई सारी छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज्यादा बेनिफिशियल है। फाइबर प्लान हम लोगों ने लॉन्च किया, उसका लॉन्ग टर्म था जैम्स, जी फॉर ग्रोथ, इकोनॉमी ग्रो करेगा तो देश के लोग भी ग्रो करेंगे, और मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना। दूसरा, इक्विटी, गरीब अमीर के बीच का जो बड़ा फासला है ना उसको कम करना, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, गरीब अमीर के बीच का फासला कम करना, हर सेक्टर में, नॉट ओनली इन सर्विस सेक्टर, इवन इन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मॉडर्नाइजेशन लेके आना, और आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस, इतना अनाज उगा लेंगे हम कि किसी और के ऊपर हमें डिपेंड ना होना पड़े, राइट, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस। What are the importance of human capital formation? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला, अगर आपके पास टैलेंट है, स्किल्स है, एबिलिटी है, तो आप फिजिकल कैपिटल का भी अच्छे से ध्यान रखोगे। जो टैलेंटेड ड्राइवर है ना वो गाड़ी को अच्छे से केयर कर सकता है, टैलेंटेड पायलट, अच्छा पायलट अपने प्लेन की अच्छे से केयर कर सकता है। ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन वर्क इन्वायरमेंट, आप पास अगर ह्यूमन कैपिटल है, टैलेंट है, स्किल्स है, तो जो इन्वायरमेंट ना, वर्क इन्वायरमेंट जहां आप काम करते हो वहां पे एक पॉजिटिव चेंज लेके आ पाओ, कुछ अच्छा कर पाओगे, आप नेगेटिव चीजें नहीं सोचोगे, हर चीज को कैसे किया जाए एक पॉजिटिव वे में सोचोगे। इक्विटी और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा सोसाइटी के अंदर। आपके घर वाले आपको पढ़ाते लिखाते इसीलिए हैं क्योंकि उनको पता है कि पढ़ाई लिखाई से ही आप अपना भविष्य अच्छा बना सकते हो, जो गरीबी है वो उसको मिटा सकते हो। तो इक्विटी और पार्टिसिपेशन जो है सोसाइटी के अंदर बढ़ाएगा, आप सोसाइटी की चीजों को यूज कर सकते हो, हर जगह क्लास पार्टिसिपेट कर सकते हो। इन्वेंशंस, इनोवेशंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगे अगर आपके पास टैलेंट है, स्किल्स है। टैलेंट स्किल की वजह से नई नई चीजों का आविष्कार होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। हायर इनकम और हायर लिविंग स्टैंडर्ड भी आप मेंटेन कर पाओगे अगर आपके पास अच्छा टैलेंट है किसी भी प्रकार का, जरूरी नहीं है पढ़े लिखे होने का टैलेंट हो, किसी के पास अच्छा गाना गाने का, कॉमेडी करने का, किसी के पास क्लास अच्छा स्पोर्ट्स का टैलेंट है, किसी के पास अच्छी क्रिकेट खेलने का टैलेंट है, किसी के पास अच्छी बात रखने का, बोलने का टैलेंट है, किसी के पास डांस का, बहुत अलग अलग, मिमिक्री का, तो कोई भी टैलेंट हो उससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, लिविंग स्टैंडर्ड आपका बढ़ेगा। और एजुकेटेड फैमिलीज जो होती है उनकी छोटी फैमिलीज देखी गई हैं, तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, और मेल फीमेल के बीच में जो भेदभाव है ना वो भी यहाँ कहीं ना कहीं एजुकेटेड फैमिलीज में कम देखा गया है। What are the sources of rural credit and problem? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना, कल पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है रूरल क्रेडिट से, उसके सोर्सेस और उसकी इंपॉर्टेंस से। अगर मैं बात करूं सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट की, तो दो तरह के सोर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस और नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस वो सोर्सेस जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, यहां पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। मनी लेंडर, साहूकार, साहूकार करता क्या है, आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार देगा, और आप जब पैसा लौटाओगे तो आपके अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देगा, उसका उधार कभी खत्म ही नहीं होगा आपके ऊपर। अगला है रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों से भी आप उधार ले सकते हो। ट्रेडर और कमीशन एजेंट होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं और जो कमीशन एजेंट होते हैं ये भी आपको उधार देते हैं, और फसल कटने से पहले आपकी सारी फसल को सस्ते दाम में खरीद लेते हैं। और फिर लैंडलॉर्ड जो जमींदार होता है वो भी आपको उधार देता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और मैनिपुलेट करता है आपके अकाउंट्स को। तो इन सबसे परेशान आने के बाद सरकार ने बोला भैया अब जो बनाओ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, कुछ ऐसे सोर्सेज जहां से आप उधार लेते हो और यहाँ पे पैसा आपका नहीं डूबेगा, कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा। वो क्या क्या है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, गवर्नमेंट, नाबार्ड और सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीपेस्ट सोर्स है और जो बेस्ट सोर्स है क्रेडिट का इंडिया में वो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जैसे सहारा क्रेडिट सोसाइटी, पृथ्वी अर्थ मल्टी स्टेट हो गया, लोकहित भारती क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये करते क्या, अलग अलग लोगों से कुछ कुछ पैसा कलेक्ट करेंगे और एक बड़ी रकम इकट्ठा होगी किसी को लोन देंगे। इनका काम ये होता है, कोऑपरेटिव, सब लोग मिलके पैसा इकट्ठा करेंगे और लोन देंगे। जैसे सहारा ने किया, आप सहारा में इन्वेस्ट भी करते हो, उनसे लोन भी लेते हो। लैंड डेवलपमेंट बैंक, जनरली 15 से 20 साल के लिए उधार दिया जाता है जमीन को गिरवी रख के, उनकी परमानेंट इंप्रूवमेंट, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट खरीदने के लिए और पुराने कर्जों को पे करने के लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक लोन देती है। कमर्शियल बैंक तो पता है क्लास, कमर्शियल बैंक जितने भी आपने देखे हैं, एसबीआई, पीएनबी, वो सब भी लोन देती है कमर्शियल बैंक। लेकिन
जो नेशनलाइजेशन हुआ था बड़े बैंकों का ना, वो कब हुआ था क्लास 1969। 14 मेजर बैंक का 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ ताकि वो किसानों को सपोर्ट कर सके सरकारी बैंक बन के। प्राइवेट वालों को तो मोटी प्रॉफिट कमाना होता है, इसलिए सरकार ने उनका नेशनलाइजेशन कर दिया। रीजनल रूरल बैंक, जहां पे कमर्शियल बैंक नहीं होते वहां पे ग्रामीण बैंक्स होते हैं और कमर्शियल बैंक जैसा ही वो फंक्शन करते हैं छोटे लेवल पे। सरकार भी डिस्ट्रेस के टाइम पे तकावी लोन देती है जो कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बहुत कम। और नाबार्ड एपेक्स बैंक है जो क्लास पूरे रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए क्लास जिम्मेदार है, वो ध्यान रखता है कि पूरे रूरल एरिया में डेवलपमेंट हो। तो नाबार्ड एक एपेक्स बैंक है जो रेगुलेट करता है, प्रोवाइड करता है, रेगुलेट करता है क्रेडिट और अदर फैसिलिटी, प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, हैंडीक्राफ्ट एंड अदर एक्टिविटीज को प्रमोट करना रूरल एरिया में। स्टैब्लिश कब हुआ था क्लास बताओ? 1982 में। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये देखो महिलाओं का ग्रुप है जहां पे महिलाएं हर महीने कुछ कुछ पैसा जोड़ती है, वुमेन एम्पावरमेंट भी होता है, सेविंग हैबिट जुड़ जाती है और एक पैसा कलेक्ट करके किसी एक इंसान को जिसको जरूरत है उसको उधार दे देते हैं, फिर उससे जो इंटरेस्ट मिलता है सब लोग आपस में बांट लेते हैं, फिर अगले महीने किसी और को उधार दिया जाता है। कमेटी सिस्टम की तरह चलता रहता है क्लास। ये आपका बहुत बेनिफिशियल है, ये जो महिलाओं का ग्रुप होता है ना, ये फायदा इतना देता है कि आपको अगर कंजप्शन पर्पज से लोन की जरूरत तो सीधा आप यहाँ से ले सकते हो, आपको फॉर्मल सेक्टर में जाने की जरूरत ही नहीं है, बैंक के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन रूरल क्रेडिट सिस्टम। रूरल क्रेडिट सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है इनसफिशिएंसी, पैसे जितने चाहिए उतने पैसे लोगों को मिलते नहीं है, जो अमाउंट लोग मांगते हैं लोन के लिए सैंक्शन उससे बहुत कम होता है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बहुत कम है, गरीब फार्मर्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता और किसानों का ओवरड्यू बढ़ता चला जा रहा है, जिस वजह से बैंकों का कंसर्न है कि हम इनको उधार देंगे तो आगे लौटाएंगे नहीं और सरकार से लोन माफी करवा लेंगे। नॉन एलाइड एक्टिविटी कौन कौन से हैं रूरल डेवलपमेंट में? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है नॉन एलाइड एक्टिविटी। एक क्वेश्चन पक्का आएगा इससे, पशु पालन करना, पोल्ट्री हो गया, जानवरों को पालना, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। खेती बाड़ी के अलावा अगर आप ये काम करोगे ना तो एक अच्छी इनकम जनरेट होगी, क्रॉप रोटेशन करोगे तो फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ेगी, जब सब लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा इनकम आपको देगा और कल को खेती बाड़ी अच्छे से नहीं हुई तो फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? अच्छा पैसा बना सकते हो। डेयरी, दूध का जो काम करते हैं है ना, काउ गोट बफेलो का जो मिल्क होता है। मछली पालन, फिशरीज का जो काम है, तटीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो लोग मछली पालन का काम करते हैं और अच्छी खासी इनकम उससे जनरेट करते हैं। बट फिशिंग कम्युनिटी की जो हालत है बहुत खराब है, बहुत कर्जा है उनके ऊपर और बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि मछली वाला काम जो है ना हर कोई नहीं कर सकता, ये खानदानी काम है, बिकॉज जान का बहुत खतरा होता है। समंदर में जाते हैं, कई कई दिन रुकते हैं वहां पे जहाज लेके और फिर मछली पकड़ के लेके आते हैं, पानी में ही रहते हैं हमेशा, तो खतरा भी बना हुआ है बहुत ज्यादा, बट पानी को और जमीन को क्लास अपना मदर जो है वो मानते हैं। हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है ना, ट्यूबर क्रॉप्स हो गया, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट, उनके लिए होता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हनी बी भी हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है, बी कीपिंग जो है। और लास्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंडिया जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है मैंगो और बनाना का, ध्यान रखना, वर्ल्ड का सेकंड फ्रूट्स में सेकंड नंबर पे आता है इंडिया चाइना के बाद। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब क्या है कि अलग अलग गांव में, शहर में कहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी खेतीबाड़ी कहाँ हुई है, वो सारा डेटा एक कलेक्ट करते हैं और क्लास प्रिडिक्ट करते हैं कहाँ पे कल को फ्यूचर में फूड इनसिक्योरिटी होने वाली है, तो इसको बोलते हैं नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो देखो एनिमल हस्बेंड्री में सबसे ज्यादा शेयर किसका है, ध्यान रखना, ये जो एनिमल हस्बेंड्री है इसमें सबसे ज्यादा शेयर किसका है? पोल्ट्री का। पोल्ट्री का सबसे ज्यादा शेयर है एनिमल हस्बेंड्री में। ये फिशिंग हो गया, बेसिकली ये जो स्टेट्स के लोग हैं, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये लोग ज्यादा फिशिंग करते हैं। हॉर्टिकल्चर है फ्लावर्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए। गोल्डन रेवोल्यूशन हनी बी के लिए है। येलो रेवोल्यूशन जो है वो किसके लिए है? मस्टर्ड सीड्स के लिए। सारे बच्चे कमेंट में मुझे ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो बताओ किससे था। व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए था? ऑपरेशन फ्लड। व्हाइट रेवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन किस चीज के लिए था जरा बताओ? मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब बताओ ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो किसके लिए? एक बार कॉमेंट्स में देखते हैं कौन बता पाता है, ठीक है। गोल्डन हो गया, येलो हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ चुके हैं। व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग? एग्रीकल्चर मार्केटिंग वो प्रोसेस है जहां से एग्रीकल्चर फार्म से हमारे पास तक फ्रूट्स, वेजिटेबल, अनाज पहुंचता है। प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेजिंग, सब कुछ कंबाइन करके, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, वो आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए सरकार ने क्या क्या स्टेप उठाए? 4 स्टेप है। सबसे पहला मार्केट को रेगुलेट कर दिया। पहले ना जो ट्रेडर होते थे वो किसानों को लूटते थे कि भैया हम आपको इतना भाव देंगे, मार्केट में यही भाव चल रहा है, किसानों को भाव पता नहीं, सस्ते में बेच के आ जाते सारा का सारा अनाज। तो मार्केट को रेगुलेट किया, बोला कि मार्केट के अंदर 3 लोग होंगे, एक सरकार की तरफ से होगा, एक ट्रेडर की तरफ से, एक किसानों की तरफ से, और तीनों मिलकर डिसीजन लेंगे अनाज कितने का बिकेगा। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, लोगों से बोला गया मिलजुल की खेती करो। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है व्हाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड और लिज्जत पापड़, दोनों गुजरात के हैं।
गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, है ना, ये सब गांव में प्रोवाइड कराना, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराना, और डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। सरकार कहती है कि भैया तीन चीजें सरकार कहती है। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार कहती है कि भैया आपका जो भी अनाज है वो सारा हम खरीद लेंगे अच्छे दामों में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, और हम क्या करेंगे, आपका बफर स्टॉक मेंटेन करेंगे, और उससे क्या क्या करेंगे, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हम जनता को राशन बांटेंगे। जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कार्ड है ना, राशन कार्ड धारक जो होते हैं, बीपीएल कार्ड जिनके पास होता है, उन लोगों को हम लोग क्या करेंगे, राशन बांटेंगे। तो देखो यही पॉइंट्स है ना, कोऑपरेटिव मार्केटिंग हो गया, इसके अंदर एमएसपी हो गया, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक हो गया, और पीडीएस हो गया। देखो मैंने डिटेल में इसके आंसर्स लिख रखे हैं ताकि तुम्हें इनको ढूंढने में दिक्कत परेशानी ना हो, है ना। व्हाट सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैव इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। देखो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ने सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या अपनाई थी वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो डेटा है, आज मैंने आपको डेटाबेस क्वेश्चन भी कराया था, ठीक है, 2 बजे, तो आपने देखा होगा ये डेटा मैंने करा रखा है। प्लीज आप इसको अच्छे से ना एक्सप्लेन करना सीख लेना, राइट। इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है। तो ये आता है तो बोलते हैं पॉपुलेशन इतनी है, एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन इतनी है, डेंसिटी इतनी है, सेक्स रेशियो 1000 मेल पे इतने फीमेल्स हैं, फर्टिलिटी, तो आपको पता होना चाहिए डेटा क्या क्या है, बस और कुछ नहीं, बस आपको इसको देख के एक्सप्लेन करना आना चाहिए। जीडीपी ग्रोथ रेट देखोगे तो क्लास, जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, सिर्फ इंडिया का, बाकी सबका घट रहा है। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, ये तो मैंने आपको एग्जांपल लेके कराया था, आज 2 बजे वाले वीडियो जरूर देखना, मैंने उसमें सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन वाला पोर्शन कराया भी है, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन वाला पोर्शन, कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में 16% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जो लोग काम करते हैं, वर्कफोर्स है, वो 43% है। इंडिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सर्विस सेक्टर का है, और लोग कितने काम करते हैं, 32% लोग जो है वहां पे काम करते हैं। तो ये जो डेटाबेस क्वेश्चन आएगा ना, बस आपको इससे क्या करना है, देख देख के एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अच्छा, अब तीनों कंट्री की सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की बात करें, द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ 3 इकोनॉमीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, अब ये देखोगे तीनों पॉइंट में अगर शॉर्ट में लिखना चाहोगे तो तीनों कंट्री ने सेम सेम काम किया, तीनों कंट्री रिफॉर्म्स लेके आए, ठीक है, तीनों कंट्री जो है रिफॉर्म्स लेके आए, तीनों कंट्री ने 5 ईयर प्लान बनाया। इंडिया का जो 5 ईयर प्लान आया 1951 में, चाइना का 1953 में, पाकिस्तान का 1956 में। रिफॉर्म्स इंडिया लेके आया 1991 में, चाइना 1978 में, पाकिस्तान 1988 में। तो तीनों की 1970 तक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी सेम थी, लेकिन 1970 के बाद, इसका कोई स्टैंड आंसर नहीं, अलग से लिखना पड़ेगा आपको, 1970 के बाद चाइना सबसे आगे निकल गया, पाकिस्तान सबसे पीछे रह गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है ये पता होना चाहिए क्लास आपको। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा मेजर है जहां से हम देख सकते हैं कि यार कौन सी कंट्री कितना कितना डेवलप कर रही है। इसके पैरामीटर्स क्या क्या है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीएनआई। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग 0 to 1 होती है, इसके नंबर दिए जाते हैं और रैंकिंग दी जाती है। नॉर्वे टॉप पे है 0.957 के साथ। अगर मैं तीनों कंट्री की बात करूं तो इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो वैल्यू है वो है 0.645, चाइना का 0.761 और पाकिस्तान का है 0.557। अगर मैं रैंक की बात करूं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, इंडिया की रैंकिंग है 130, चाइना की है 87 और पाकिस्तान का कितना है 154। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात करें, इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हर एक इंसान की लगभग 70 साल है, चाइना में भी 76 है और पाकिस्तान में 67 है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग में इंडिया 6.5 है, चाइना 8.1 ईयर्स और ये 5.2 ईयर्स। जीएनआई के मामले में चाइना बहुत आगे, 16,000 की जीएनआई पर कैपिटा है, जबकि इसकी $6681 है और इसका $5,005। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट 1000 लाइव बर्थ्स में इंडिया में 30 बच्चों की डेथ हो जाती है, जबकि सिर्फ 7 बच्चों की डेथ होती है। चाइना में उसकी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है और पाकिस्तान में 57.2 मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट जो के बाद मैटरनल मॉर्टलिटी रेट, महिलाएं 1 लाख अगर 1 लाख महिलाएं पैदा कर रही हैं बच्चे तो 133 महिलाओं की इंडिया में डेथ होती है, चाइना में 29, पाकिस्तान में 140। तो देखो इन 3 कंट्री का ना वही चीज डिटेल में लिखा गया है। तीनों कंट्री में इंडिया मॉडरेटली परफॉर्म कर रहा है, जबकि चाइना सबसे आगे निकल गया और पाकिस्तान सबसे पीछे बट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है ना, वो क्या प्रॉब्लम है, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम है ना, और ह्यूमन राइट आर मेजर कंसर्न। अगर मैं चाइना की बात करूं, चाइना में पॉलिटिकल फ्रीडम कम है और ह्यूमन राइट मेजर कंसर्न है। पाकिस्तान में क्या है, इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस है और फॉरेन एड, बाहर से बहुत उधार लेते हैं। और दूसरा एग्रीकल्चर का सेक्टर जो है वो काफी वोलाटाइल है, अच्छी फसल हो, अच्छी बारिश होगी तो फसल भी अच्छी होगी। लास्ट है, मैंने आपको ये कई सारे पॉइंट बताए थे, मैंने कहा था इन शॉर्ट ब्रीफ में इनको अच्छे से पढ़ लेना। बस हम इनको पढ़ लेंगे ना अच्छे से तो हमारा पूरा का पूरा ये वीडियो कवर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक करे क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है
ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हम लोग पीएल 480 अमेरिका पे डिपेंड थे ना, हमने उस डिपेंडेंसी को हटा दिया। 1960 के मिड में ही ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, जिसके अंदर हम HYV सीड्स को यूज कर रहे थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, पैदावार बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, और साइंटिफिक तरीके से हम लोग खेती बाड़ी कर रहे थे। और मशीनरी को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, है ना, बड़ी बड़ी मशीनरीज को हमने इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट फेज आया था 1960 टू 1970, और सबसे पहले वीट में ये HYV सीड्स लेके आए थे, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को दिया इन्होंने। और फिर सेकंड फेज में जो अनाज का वीट जो बीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया वो अदर स्टेट्स के अंदर किया। वैरायटी ऑफ क्रॉप में भी HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया मिड ऑफ 1970 टू 1980। फायदा क्या हुआ? मार्केटेबल सरप्लस, इतना अनाज उगाने लगे कि अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और मार्केट को बेचने भी लगे किसान। बफर स्टॉक मेंटेन हो गया फूड ग्रेन का। लो इनकम ग्रुप को फायदा हुआ और प्रोडक्टिविटी जो है काफी बढ़ गई वो आने के बाद, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आ सकता है। आउटसोर्सिंग एक डेस्टिनेशन है, इंडिया जो है वर्ल्ड का फेवरेट डेस्टिनेशन है या आउटसोर्सिंग का इमेज। क्यों? पढ़े लिखे लोग जो है लो रेट पे यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, इसीलिए इंडिया क्लास आज बहुत फेमस डेस्टिनेशन है। इंडिया के कॉल सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो बता दिया मैंने आपको कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, नेचुरल तरीके से खेतीबाड़ी करना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का यूज ना करना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का फायदा क्या क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं क्लास प्रोटेक्ट करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पेस्टिसाइड फ्री है तो हेल्दी है वो, और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। क्रॉप डाइवर्सिटी देखा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्थ बढ़ाता है, अच्छी करता है लोगों के, और इकोसिस्टम को भी डैमेज नहीं पहुंचाता, कोई जानवरों की डेथ नहीं होती इससे। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो है वो नहीं यूज होता, तो ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूशन नहीं होता, तो ये वाटर पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है क्लास इसके अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ना जो प्रॉब्लम्स है ना वो भी सिलेबस के अंदर थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रॉब्लम है ना वो भी सिलेबस के अंदर है। क्या क्या प्रॉब्लम है? इनपुट कॉस्ट बहुत हाई है, सरकार की तरफ से मार्केट को क्लास कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो फूड होता है वो शॉर्टर लाइफ का होता है, वो जल्दी खराब हो जाता है और एक्सपेंसिव होता है, सेल प्राइस लोग नहीं खरीदते उसकी वजह से, ये प्रॉब्लम भी है। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो ऐसा डेवलपमेंट जो आज की रिक्वायरमेंट को पूरी करे और फ्यूचर में जो चीजें हो रही है ना, नीड है फ्यूचर की, उनको भी पूरी करे। एम क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? सस्टेनेबल और इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द एनवायरमेंट। आप डेवलप करो लेकिन एनवायरमेंट को डैमेज मत करो। फर्दर डैमेज ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम के डैमेज को रोकता है, नर्चर करता है बायोडाइवर्सिटी को और कंजर्व करता है रिसोर्सेज को फॉर लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी। स्ट्रेटजीज क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करो, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का यूज करो, ना कि कोयला, पेट्रोल, लकड़ी, इन चीजों का यूज मत करो, क्योंकि वो चीज पॉल्यूशन भी करेगा, खत्म भी हो जाएगा। ये चीजें खत्म नहीं होंगी और ये चीज पॉल्यूशन भी नहीं करती है। अगला है क्लीनर फ्यूल, LPG का यूज करो, लकड़ियों से खाना जला के मत बनाओ। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल तरीके से खेती बाड़ी करो। पहाड़ों में जो टाइडल प्लांट लगे होते हैं ना, यहाँ पे झरनों के जो बहाव है पानी, उससे बिजली लोकल की नीड को पूरा करने के लिए दिया जाता है। जहाँ तेज हवाएं चलती है, जैसलमेर में देखोगे आप ऐसे बड़े बड़े क्लास विंड फैन लगे हुए हैं जो कि क्लास विंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इंसान को ट्रेडिशनल नॉलेज भी होनी चाहिए, केमिकल चीजों को ना यूज करके क्लास अगर हम डे टू डे लाइफ में भी अगर नेचुरल चीजें यूज करेंगे तो भी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं होगा। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए लोगों को कि पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें। डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन का फायदा क्या है? ये रिस्क फैक्टर को कम करता है फार्मर्स का, कि अगर कल को किसान फसल अच्छी नहीं कर पाए तो सब कुछ उसका ना लूट जाए। मल्टीपल क्रॉप उगाते हैं क्लास स्मॉल फील्ड पे, तो कहीं ना कहीं क्लास यहाँ पे इनकम जो है वो भी बढ़ता है, वो स्मॉल जो फील्ड को ना वो क्रॉप को रोटेट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी क्राउडेड है, तो कल को अगर फसल अच्छी नहीं हुई ना तो आपके पास एक एक्स्ट्रा प्रोविजन रहेगा रोजगार का। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से आप सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हो। तो अगर आप खेती बाड़ी के अलावा हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री ये चीजें करते हो तो उससे फायदा ये सारी चीजें होती है। इसको अलाइड एक्टिविटी भी कहते हैं। आजकल का जमाना क्या है, धीरे धीरे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय जितने भी हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहे हैं उनकी तादाद कम होती चली जा रही है और कैजुअल वर्कर की तादाद बढ़ती चली जा रही है। दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। और धीरे धीरे फॉर्मल सेक्टर से लोग कम होते चले जा रहे हैं और इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों की आबादी बढ़ती चली जा रही है। लोगों को फॉर्मल सेक्टर में जॉब नहीं मिल रही, इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब मिल रही है। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है क्लास? सन रेज जो है नीचे आता है, टकराता है और ऊपर नहीं जा पाता ड्यू टू कार्बन। ध्यान रखना, ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है डायग्राम दिखा के। तो जो कार्बन रिलीज होता है पावर प्लांट से, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर वाटर वेपर है,
इनसे क्या होता है क्लास, एक थिक लेयर बन जाती है, इसको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस, कौन कौन से? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। ये सब क्लास क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ग्लोबल वार्मिंग होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेगा, रेनफॉल का पैटर्न चेंज होगा, मरीन लाइफ भी इंपैक्ट में आएगी, मच्छर पनपेंगे, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ध्यान समझना, चाइना के जो 5 पॉइंट है उससे बहुत ज्यादा चांस है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने का। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन 1958 में आया था, किस लिए? चाइनीज इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने के लिए और रूरल एरिया में इंडस्ट्री बनाने के लिए। इस प्रोग्राम के अंदर लोगों को बोला गया कि कारखाने बनाओ अपने बैकयार्ड्स में, और एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए कम्यून सिस्टम लाया गया, यानी कि लोगों को बोला गया कि मिलजुल के खेती बाड़ी करो, कलेक्टिवली खेती बाड़ी करो। और 1951 तक 26,000 कम्यून बना दिए गए थे, 26,000 ग्रुप बना दिए गए थे, सारे लैंड एरिया को कवर कर लिया था। और जीलफ कैंपेन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से क्लास स्टारवेशन, एग्जीक्यूशन, टॉर्चर और फोर्स सुसाइड हो गया या फोर्स लेबर हो गया, ऐसा किया लोगों ने, और कई लोगों की जान चली गई, क्योंकि उन्होंने जितने भी बुरैया थे ना, स्पैरो, उनको मार दिया कि ये लोग फसल को खा जाते हैं करके। जब उन्होंने उनको मार दिया सबको, तो जो टिड्डी होते हैं ना, जिनको बोलते हैं लैकोस्टे या टिड्डी दल जो होता है, लैकोस्ट टिड्डी दल बोलते हैं उसको, या फिर आप समझ लो ग्रास होपर जिसको बोलते हैं, तो वो लोग फसल पे अटैक करते थे, सारी फसल खा जाते थे, तो भुखमरी से इतने सारे लोग मर गए। ग्रेट प्रोलाटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन में माओ जेडोंग ने अपनी रेड बुक को फेमस किया, अपनी रेड बुक को बच्चों को दिया, अपनी विचारधारा को सब में फैलाया, और जो इस विचारधारा को अवॉइड करते थे ना, उसको जान से खत्म कर देते थे कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर। ये पहचान हुआ कैसे? स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को भेजा जाता था लर्न करने के लिए कंट्री साइड से। रिफॉर्म्स को 2 फेज में लागू किया। सबसे पहला फेज जो था रिफॉर्म्स, इन्होंने जो रिफॉर्म्स लेके आए 1978 में, पहले एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में रिफॉर्म्स को लागू किया गया। उसके बाद सेकंड स्टेज के अंदर क्या किया इन्होंने? सेकंड स्टेज में देवर एलोकेटेड ऑल द इनकम फ्रॉम लैंड आफ्टर पेइंग टैक्सेस। जमीन सरकार ने अपने पास रख ली, बोला टैक्सेस पे करो और अपना काम करते जाओ, जमीन पे रहते जाओ, लेकिन हमें टैक्सेस पे कर दो, सारा अपने पास रखो खेतीबाड़ी करने के बाद। लेटर फेज में जो ये है, मतलब जो रिफॉर्म्स है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लागू किया। पहले फेज में रिफॉर्म्स कहाँ लागू किया? एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। लेटर फेज में इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स को लागू किया गया, और प्राइवेट लोगों को कंपटीशन के लिए ओपन कर दिया गया। जो सरकारी कंपनी थी, स्टेट ओन एंटरप्राइज जिनको बोलते हैं, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स के लिए क्या किया? कंपटीशन ओपन कर दिया। अगला डुअल प्राइसिंग सिस्टम। कुछ ऐसे सामान है जो जरूरी है, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, सरकार ने बोला, चाइनीज गवर्नमेंट ने, उसका प्राइस हम फिक्स करेंगे, और बाकी जो अदर ट्रांजैक्शन है उसका प्राइस मार्केट में डिमांड सप्लाई फैक्टर पर रखा जा सकता है। एसईजेड को लाया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, चाइना में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इंडिया में भी ना एसईजेड को लाया गया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और पाकिस्तान में भी। तो ये सारी चीजें ना सेम है। पाकिस्तान में मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। पाकिस्तान में 1970 से पहले इन्होंने क्या किया? नेशनलाइजेशन कर दिया कैपिटल गुड्स का। सरकार ने बोला हम करेंगे ये सारी चीजें। फिर लेट 1970 में इन्होंने क्या कर दिया? डीनेशनलाइजेशन कर दिया कैपिटल गुड्स का, प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया कंपटीशन के लिए। जो 1991 में हमने किया था ना एलपीजी, वो इन्होंने पहले ही कर दिया था 1988 में। लेकिन पाकिस्तान की दिक्कत है कि वो बाहर से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहा था लेट 1970, वेस्टर्न नेशन से, अलग अलग क्लास एमिग्रेंट से। ये लोग बहुत उधार लिया, चाइना से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से बहुत उधार लिया इन्होंने। लेकिन इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन भी इंपैक्ट किया, मतलब लागू किया। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लेड टू राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। तो चाइना की फूड ग्रेन की प्रोडक्शन कब बढ़ी? ग्रीन रेवोल्यूशन से, जब इन्होंने अपने एग्रेरियन इकोनॉमी को, जो भी इनकी इकोनॉमी थी एग्रेरियन इकोनॉमी, उसको प्रमोट किया। तो याद रखना 5वां पॉइंट, जो चाइनीज के 5 पॉइंट हैं वो कौन कौन से? GLF कैंपेन, कल्चरल रेवोल्यूशन, SEZ, रिफॉर्म्स और डुअल प्राइसिंग सिस्टम। उसी तरीके से पाकिस्तान के जो 5 पॉइंट है वो ध्यान रखना। पाकिस्तान के 5 पॉइंट: मिक्स इकोनॉमी सिस्टम, इंपोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर अर्ली 1970, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेट 1970, चौथा फाइनेंशियल सपोर्ट लिया लेट 1970 में, और लास्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन। पूरा का पूरा मतलब मोस्टली चीजें मैंने करा दिया आप लोगों को। अब मेरे गले में हो रहा है बहुत ज्यादा दर्द, और शाम को लाइव भी आना है 6 बजे, 5 बजे MCQ भी डालनी है सारी की सारी। रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, आप लोगों के लिए मेहनत करता चला जाऊंगा। अब आप लोगों को भी खुद के लिए मेहनत करनी है। आज की दिन रात लगा, आज कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, कॉन्फिडेंस के साथ। डर के पढ़ोगे, दिमाग में रिटेन नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो। आई होप क्लास वीडियो अच्छी लगेगी आपको।
दोस्तों में शेयर करना अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, बिकॉज वही चीज़ें जो मोटिवेट करती है, जो मेहनत करने के लिए हमें रेडी रखती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।